दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित डिजिटल सेवा अधिनियम यानी डीएसए किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोपीय यूनियन या फिर ऑप्शन डी अफ्रीकी यूनियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यूरोपीय यूनियन। आपने से कई व्यर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ का अभूतपूर्व डिजिटल सेवा अधिनियम यानी डीएसए प्रभावी हो गया। बता दें कि डिजिटल सेवा अधिनियम यूरोपीय संघ के सोशल मीडिया और ई कॉमर्स नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करता है। साथ ही ये मध्यस्थों, विशेष रूप से गूगल, मेटा, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपयोगकर्ता सामग्री को मॉडरेट करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करता है। यह अधिनियम सभी के लिए एक समान की बजाय कंपनियों के आकार के आधार पर उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यूरोपीय यूनियन। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन 2009 में पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आए वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। कथन 2 है, ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करता है। और कथन 3 है, G20 प्रेसिडेंसी द्विवार्षिक रूप से घूमती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। आइए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। आने वाले 9-10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि G20 समूह में 19 देश यानी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका गठन 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में 1999 में किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना था। G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। G20 प्रेसिडेंसी इसके सदस्यों के बीच हर साल घूमती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी इसके कामकाज को व्यवस्थित करने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए जिम्मेदार है। भारत 1 दिसंबर 2022 से इसका अध्यक्ष है और 30 नवंबर 2023 तक इस पद पर बना रहेगा। भारत के बाद ब्राजील 2024 में G20 की अध्यक्षता संभालेगा, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बैराबी सरांग रेलवे परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिजोरम। हाल ही में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहने के कारण बैराबी सरांग रेलवे परियोजना चर्चा में रही। बैराबी सरांग रेलवे परियोजना मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत में 51.38 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे ट्रैक बनाना है। इस रेलवे परियोजना में 55 प्रमुख पुलों का निर्माण शामिल है। इसके पूरे होने से न केवल पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मुख्य भूमि क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रीक्लेम्पसिया शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या या वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक बीमारी, पौधे की एक बीमारी, वृद्धावस्था में होने वाली एक बीमारी या फिर एक प्रकार का कैंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक बीमारी। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने प्रीक्लेम्पसिया के विकास के जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान करने के लिए एक नया क्लिनिकल डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट विकसित किया है। बता दें कि प्रीक्लेम्पसिया एक गंभीर रक्तचाप की स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है। ये स्थिति आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद विकसित होती है। ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है और मां एवं उसके विकासशील भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रीक्लेम्पसिया वाली महिलाओं में अक्सर उच्च रक्तचाप और उनके यूरिन में प्रोटीन का उच्च स्तर यानी प्रोटीनूरिया होता है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ऑफलाइन भुगतान प्रणाली है। कथन 2 है, इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में यूनिफाइड
पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने बीते अगस्त माह में 10 बिलियन से अधिक लेन देन दर्ज किए, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बता दें कि यूपीआई ऑनलाइन भुगतान की एक प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने वर्ष 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। बताते चले कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए प्रमुख संगठन है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए की एक पहल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कथन 2 है, यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। सरकार तमिलनाडु में कप्पा फाइकस के खतरे को नजरअंदाज करते हुए एक समुद्री शैवाल पार्क बनाने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि कप्पा फाइकस एक व्यापक रूप से उगने वाला एक आक्रामक समुद्री शैवाल है। ये राज्य के समुद्र तट के साथ चलने वाले मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी में मूंगों के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। बता दें कि मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में तमिलनाडु राज्य में हुई, इसलिए कथन 1 सही है। ये रिजर्व दुर्लभ समुद्री गाय, डॉल्फिन और दर्जनों मूंगा प्रजातियों का निवास स्थान है। हालांकि ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, क्योंकि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। कथन 2 है, इसके अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार सीवेज का उपचार करने वाले संयंत्र दिसंबर 2026 तक 60% सीवेज का उपचार करने में सक्षम होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। इसे अगस्त 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। वहीं नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका लक्ष्य प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन और गंगा का संरक्षण एवं कायाकल्प जैसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। बताते चलें कि गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रायगढ़ शॉल किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। केंद्र सरकार कपड़ा गंडा शॉल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग देने का विचार कर रही है। कपड़ा गंडा शॉल को रायगढ़ शॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉल उड़ीसा के रायगढ़ जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजीज, डोंगरिया कोन की महिलाओं द्वारा हाथ से बुने जाते हैं। बता दें कि पारंपरिक शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति माने जाने वाली कढ़ाई वाली शॉल को जनजाति द्वारा मेहमानों को उपहार के रूप में दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह सन 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। कथन 2 है, इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आज देश भर में स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और पत्रकार शरद चंद्र बोस की 133वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 6 सितंबर 1889 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति छात्रों और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों, विशेषकर अपने छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस को समर्पित कर दी। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए पूरा किया और 1911 में वकील के रूप में योग्यता प्राप्त की और इंग्लैंड चले गए। अपने गुरु के रूप में महान नृपेंद्र नाथ सरकार के साथ शरदचंद्र ने एक बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। ये 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, इसलिए कथन 1 सही है। अगस्त 1947 में इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि 1949 में इन्होंने
यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। इसका उद्देश्य देश की सभी समाजवादी ताकतों को एक मंच पर लाना था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पिरोला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कोविड का नया वेरिएंट, नया खोजा गया तारा, परमाणु पनडुब्बी या फिर पौधे की नई प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कोविड का नया वेरिएंट। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया भर में कई देशों में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट पिरोला सामने आया है, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि पिरोला या BA.2.86 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट से निकला है। इस वेरिएंट के जीन में लगातार हो रहे म्यूटेशन के कारण ये वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण बन गया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC के अनुसार ये वेरिएंट अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह उच्च संक्रमण का कारण बन रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कोविड का नया वेरिएंट। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित CTAP किस संगठन या संस्था की एक पहल है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।